एक सेकंड प्रदीप जी आप अपनी मर्जी से कोई शब्द ऐड कर ले, उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे होगा, हर चीज होगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ईडब्ल्यूएस। आप कैसे मापदंड निकालेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि भारत में 1% से कम लोग हैं जिनके पास भारत की टोटल वेल्थ के बराबर वेल्थ है? और ये हमारे मैनिफेस्टो में हमने बतौर लिखा है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को, और ये पूरा देश जानता है, देश नहीं विश्व जानता है, अदानी अंबानी और कुछ लोगों तक सीमित है पूरी वेल्थ, जबकि पूरे देश के पास होनी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे नहीं करेंगे, हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, तो देश की आर्थिक स्थिति, देश की जनता की आर्थिक स्थिति कैसे सामने आएगी? आप जनगणना नहीं करना चाहते, 10 साल से आप पॉलिसी किस बेसिस पे बना रहे हैं? और एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते ट्विस्ट एंड टर्न करना आपको शोभा नहीं देता। कहीं से भी ऐसा नहीं कहता है कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होगा या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। इकोनॉमिक सर्वे जब तक नहीं होगा, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी देश के लिए नहीं बनाई जा सकती। राधिका जी, आई हैव नो प्रॉब्लम, इस देश के अंदर कई सर्वेज हुए, मैं ट्विस्टर इसलिए नहीं कर रहा हूं दिलीप जी, क्योंकि उसके बाद में रिपीटेडली सैम पित्रोदा जी ने स्टेटमेंट दिया, उसको उदित राज जी ने बैक भी किया। के बिना कोई पॉलिसी बन सकती है? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है राधिका जी कि ये जिसको आप कह रहे हैं कि वेल्थ का कंसंट्रेशन है, अंबानी या अडानी बीजेपी के शासनकाल में पैदा नहीं हुए हैं। वेल्थ का कंसंट्रेशन लगभग इसी लेवल पर या थोड़ा बहुत घटा बढ़ा होगा, मैं मान सकता हूं। अडानी उस समय भी देश का 9वां सबसे अमीर आदमी था, अंबानी उस समय देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। आप लोग इस वेल्थ क्रिएशन के इस प्रोसेस को अपने प्रोसेस को डिबंक कर रही हैं। प्रॉब्लम यह है राधिका जी, मैं लेट मी टेल यू, आपकी पार्टी एक समय में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को स्पीयरहेड करने की बात करती थी, विच आई ऑलवेज से दैट, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वक्त मैं ए.के. वाजपेयी जी को लाना चाहता हूं और ए.के. वाजपेयी जी और अजीज जी को लेने आऊंगा। मैंने काफी समय सबको दिया डिबेट में कि अब मेरा इशू क्या है। मेरा इशू ए.के. वाजपेयी जी ये है कि इंटेंट क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन का है, राधिका खेरा जी कंप्लीटली खारिज कर रही है। पर जब मैं सैम पित्रोदा जी के निजी बयानों को देखता हूं, जो ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, तो उनके निजी विचार राधिका जी जो कह रही है उससे नहीं मिलते हैं। तो कल को अगर इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है जिसमें सैम पित्रोदा जी इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, तो उनके क्या निजी विचारों को इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा? ये मेरी चिंता है। ए.के. वाजपेयी जी और फिर अजीज जी आ रहे हैं। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए राधिका जी तो कोशिश कर रही है कांग्रेस को डिफेंड करने का, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं कर रहे ना। आपको 4-5 चीजें समझनी होंगी। मनमोहन सिंह का 2006 का बयान, उसके बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें आपने ठीक कहा सोशो इकोनॉमिक सर्वे की बात है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात है, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान, पता नहीं मुझे आपने चलाया कि नहीं चलाया, उसको जोड़ के जब चारों चीजों को देखेंगे और 5वां सैम पित्रोदा का बयान, तो फलाफल जो निकलेगा वो ये निकलेगा, इनकी इच्छा जाहिर क्या है, मन के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहते हैं और इन्होंने क्या लिखा है। वही अंदेशा तो हमको है और उसी अंदेशा की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। आपने जो अंग्रेजी लिखी है, आपने मैनिफेस्टो में लिखी है, उसको इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। हम जनता को सिर्फ आपकी नीयत बताना चाह रहे हैं, और नीयत भी क्या बताएं, आपको पुराना इतिहास जो है वो तो सबको मालूम है, तुष्टीकरण वाला, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसी वजह से आपको नुकसान हुआ। ए.के. एंटनी साहब की रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना 2014 की, वो तो हमारे आदमी नहीं है, सेम पित्रोदा हमारे लोग तो नहीं है, वो तो आप ही के लोग हैं। जब आपके लोग इस तरह की बातें करेंगे तो हमारा अंदेशा क्यों नहीं जायज होगा? इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। मैं एक बड़ा देश की जनता। ए.के. वाजपेयी जी मैं इस पे आना चाहूंगा। राधिका जी, मैंने क्योंकि मेरे को डिबेट खोलनी है, मैं आपको इस वक्त सबसे ज्यादा टाइम डिबेट में दे रहा हूं, क्योंकि पॉइंट यही है जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है, जो आपके पार्टी से के एक ऑफिशियल ओवरसीज पार्टी के इंचार्ज भी, और पब्लिक लाइफ में कुछ निजी नहीं होता। पर मैं आपसे पूछूंगा, जब राहुल गांधी जी कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो अब मैं इसको इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखूंगा मंडल जी, और सैम पित्रोदा जी के बयान से रिलेट करूंगा, क्या इसका यह मतलब नहीं है कि जिसके पास कम इकोनॉमिक आर्थिक पैसा है और जिसके पास ज्यादा है, तो कम वाले को देने के लिए ज्यादा से लेकर कम वाले को दिया जाएगा? नोबडी इज अगेंस्ट वेलफेयरिज्म, पर जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, इसका आर्थिक रूप में मीन क्या कर रही है आप मुझे बताइए। जी मैं पहले एक बार राधिका जी समझ लूं, फिर मैं बहुत अच्छा, छोटा जवाब दीजिएगा राधिका जी ने, कई लोग डिबेट में नहीं आए। जी
जी प्रदीप जी, इसका एक सिंपल सी बात है, आप खुद सर्विस करते हैं और आप जानते हैं जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक कोई भी पॉलिसी नहीं बनी जा सकती। और जब आबादी और उसका हक की बात होती है तो रिजर्वेशन की बात होती है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जा चुके हैं और उनके अलायंस के और बहुत ही वरिष्ठ वकील यहाँ पे बैठे हुए, मैं उम्मीद करूंगी कि वाजपेयी जी इस बात का जवाब देंगे कि जयंत सिन्हा हो या जो उसके बाद में एमओएस फाइनेंस बने जिन्होंने कहा कि ये लागू होना चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स, और अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए इसकी तारीफ करी कि ये लागू होना चाहिए, तो इसको हम क्या लेंगे। और रही बात दूसरी जो बार बार चर्चा में हो रही है कि क्योंकि ऐसा कहा, तो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल साफ है, जयंत सिन्हा, अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लालू और अरुण गोविल, कि इसका मतलब संविधान बदला जा रहा है। बिल्कुल इस तरीके से क्लियर है। अगर ये कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि संविधान बदला जाएगा। तो अब आप बता दीजिए, या तो आप ये तय कर लीजिए, अगर आप संविधान नहीं बदलने वाले फिर आप इसको कैसे कह रहे हैं? ए.के. वाजपेयी जी और अजीज जी, ए.के. वाजपेयी जी आएंगे। ए.के. वाजपेयी जी, राधिका जी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफेंड इट एंड आई वुड से शी इज ट्राइंग टू डू अ वेरी वेरी गुड जॉब, बट मैं वापस से आऊंगा। तो क्या ये समझा जाए कि जो राधिका केरा जी कह रही है वो कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी तो वो इकोनॉमिक थिंकिंग होगी, या जो सैम पिट्रोडा जी कह रहे हैं, जो राजीव गांधी को भी एडवाइस कर चुके हैं, जो इंदिरा गांधी जी के भी करीबी रह चुके हैं, जो राहुल गांधी जी के मेंटर कहे जाते हैं, वो कहेंगे, वो इंटरप्रेट होगा, वो पॉलिसी के अंदर पार्ट बनेगा। ए.के. वाजपेयी जी और फिर अजीज जी। देखिए, ऐसा राधिका जी, संविधान में तो संशोधन होते रहे हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं शायद अभी तक। संविधान में तो बदलाव होते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन ये बदलाव की बात नहीं की जा रही कि इनहेरिटेंस एक्ट लाके अमेरिका वाला लागू कर देंगे। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये तो आपके लोग कह रहे हैं जो इकोनॉमिकल एडवाइजर की कमेटी में भी रहे हैं। तो आपको अपना जवाब देना है, हमारी नीयत तो बड़ी साफ है। वो तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अगर अम्बेडकर साहब खुद भी चाहें तो अब संविधान नहीं बदला जा सकता है। देखिए, रिलीजियस एक सेकेंड आपस मैं बोल लूं फिर आप बोलना। रिलीजियस नाम पे रिजर्वेशन कर्नाटक की सरकार ने दिया है 4% का, आप ही ने दिया हुआ है ना। हम लोग तो ऐसा काम नहीं करते कि रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देंगे। और तुष्टीकरण का जो नीति है वो आप लोगों की है, संविधान इसकी भी इजाजत नहीं देता। संविधान माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की तो बात करता है, लेकिन संविधान ये नहीं कहता कि पर्टिकुलरली मुस्लिम को दिया जाएगा हक छीन के। नेशनल रिसोर्सेज पे पहला हक होना चाहिए पर्टिकुलरली मुसलमानों का, वो दिक्कत का विषय है। और उसी से अंदेशा आपको लोगों को लगता है कि आप अगर गलती से भी कहीं किसी तरीके से अगर सरकार खिचड़ी बना के आ गए तो कहीं ये एजेंडा लागू करोगे तो ये कहां पहुंचेगा। अजीज जी और दिलीप मंडल जी और दानिश कुरैशी जी के पास आऊंगा। राधिका जी